तो आज हम ना इनहेरिटेंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर आज जो हम सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना बच्चों, वो हम करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अब ना किसी को पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा है? इसके नाम से कुछ कुछ समझ आ रहा है कि अपने आप चीजें ना इंडिपेंडेंटली हो रही है, थोड़ी अलग अलग हो रही है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। किसी को पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। अंजलि सिंह डाइहाइब्रिड क्रॉस, कीर्ति सिंह डाइहाइब्रिड क्रॉस। What else about अच्छा, तनु is also saying डाइहाइब्रिड क्रॉस। राइट राइट, वेरी गुड। ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम डाइहाइब्रिड में ही देखने वाले हैं। हाँ, और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? बताओ किसी को क्या क्या पता है। राइट समीर। देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, इट इज स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, कोई भी दो पेयर का ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब भी हम कोई कैरेक्टर और ट्रेट्स और उनके बारे में बात कर रहे हैं, दो भी कोई ग्रुप ले लिए जैसे राउंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन का, तो इनका जो सेग्रीगेशन होता है जब ये आगे अलग अलग जाता है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता कि मतलब राउंड डिपेंड होके चल रहा है रिंकल्ड पे, येलो डिपेंड होके चल रहा है ग्रीन पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर कोई यहाँ पे जैसे चार कैरेक्टर की बात करिए, राउंड, येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चार की बात कर रहे हैं ना, तो चारों अपने आप इंडिपेंडेंट है। चारों अपने एक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब एक रिजल्ट आता है। लेट्स से जैसे अपन ने बहुत देखा था 9:3:1 का रेशियो आया था। वो क्यों आया था? कि वो जो चारों थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये चारों ना इंडिपेंडेंटली आए थे। तो अभी चार है, तो अगर अपन इनको डिवाइड करते हैं तो ना लाइक से 25-25% का ना प्रोबेबिलिटी हो जाता है सबका, कि 25% से कौन किसके साथ आ रहा है। यानी ना 1/4 ऑफ टोटल गैमीट, जो गैमीट्स प्रोड्यूस होने वाला है ना आगे जाके, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बनने वाला है, उसका जो 1/4 है ना, 1/4 की प्रोबेबिलिटी अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में लेते हैं, परसेंटेज टर्म्स में, तो 25% की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और अगर हम ऐसे प्रोपोर्शन में देखें तो 1/4 इनका प्रोपोर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, 25+25+25+25+25। तो अब क्या हो रहा है ना, इस प्रपोर्शन से इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि बनेगा चार चार पॉसिबिलिटीज बनेगी। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ना देखो, चार प्रोबेबिलिटी बन गई है। 25% इसका, 25% इसका, 25% इसका, 25% इसका, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो ये सबको क्लियर है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा। अगर हम राउंड एंड रिंकल का लेते हैं, लेट्स से ये राउंड, ठीक है, ये येलो, ये ग्रीन और ये रिंकल्ड। ठीक है, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, सब अपने ना सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा।
ये सबको क्लियर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सबको क्लियर है ये? से यस और नो? ठीक है, तो अब आती है हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों राइटिंग सबको क्लियर है ना? राइटिंग में पढ़ने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना? ठीक है, तो अब देखो ना बच्चों, क्या हुआ था, मेंडल ने तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, इतना सब कुछ बता दिया। तो भाई क्या हुआ था उस टाइम पे ना, मेंडल ने काफी सारे अपने वर्क पब्लिश किए थे, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे। पर ना वो मतलब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ना वो इतना सामने नहीं आ पाए थे, लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे। तो वो क्यों नहीं समझ पाए थे, वो देखते हैं। उसके पीछे ना मेजरली 4 रीजंस है। पब्लिश्ड Mendel published his work on inheritance in 1865. सॉरी, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ये सब उसने ना पब्लिश किया था अपना वर्क 1865 में। बट फॉर सम रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। तो वो टिल 1900, मतलब इतना टाइम गैप था। यहाँ तो उसने कर दिया था, फिर भी 1900 तक आया नहीं था। तो ऐसा क्या रीजन था, वो देखते हैं हम। तो है ना, 4 रीजन थे। पहला रीजन था कि यार अपने टाइम पे, अभी जैसे अपना कम्युनिकेशन बहुत इजी है, अपने पास इतना सारा मतलब फैसिलिटीज आ गई है, टेक्निकल चीजें आ गई है, उस टाइम पे नहीं थी। तो उस टाइम पे ना कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। तो उनका जो समझाया था ना, वो समझ नहीं आया था लोगों को। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जुबिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड समीर, वेरी गुड। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि कंसेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड discrete unit that controlled the expression of trait and pair of alleles which did not blend, जो अभी जुबिया और समीर ने कहा कि ब्लेंडिंग वाला। ठीक है, कि मतलब उन्होंने ना ब्लेंडिंग का कंसेप्ट नहीं बताया था। उन्होंने ये बोल दिया था कि वो जो जीन है ना, वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिटी है। यानी अगर टॉल है और ड्राफ्ट को हम करवा रहे हैं, अगर इनका ये ट्रेट है, ये कैरेक्टर है ना, तो आगे जनरेशन में भी या तो टॉल ही आने वाला है या फिर स्मॉल ही आने वाला है। वो जीन का जो ट्रेट है या वो जो फैक्टर है, वो एज इट इज आने वाला है। उन्होंने ब्लेंडिंग वाला कंसेप्ट तो समझाया ही नहीं था कि जैसे पिंक और व्हाइट को ले लिया था, वो सॉरी रेड और व्हाइट को ले लिया था तो एक पिंक भी आया था, यानी ब्लेंडिंग। उन्होंने वो कंसेप्ट तो समझाया ही नहीं था। तो उस टाइम पे ना ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। इसकी वजह से उनका वर्क ना थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ना ब्लेंडिंग की वजह से क्या ना वेरिएशन दिखने को मिल रहे थे, जैसे पिंक। और उन्होंने वेरिएशन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की थी। इसलिए ये दूसरा रीजन हो गया कि उनका वर्क ना लोगों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरा ना, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिए बायो में। मतलब लोग बायो से एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा थ्योरेटिकल होगा ये वो। तो उस टाइम के लोगों को ना थोड़ा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन था ना, वो समझ नहीं आ रहा था। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को दिक्कत आ रही थी। और चौथा और लास्ट क्या था, could not tell genes, जिसको फैक्टर भी बोलते हैं ना, what are they made of। कि यार
ये जो जीन और फैक्टर है जो पास हो रहा है, जिनके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर ये बन किससे रहे हैं, मतलब क्या हो क्या रहा है, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवा पाए थे। तो ना ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो अब ना ये तो हो गया कि मेंडल का वर्क ना क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। तो अब देखो, इसी वक्त क्या हुआ। है ना, देखो बच्चों, उसी में क्या हुआ, एक ऐसे स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हुआ ना न्यूक्लियस के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। ये जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस में एक ऐसे स्ट्रक्चर का ना डिस्कवरी हुआ जो कि जब भी ये कोई भी सेल डिवाइड करने वाला होता है, इससे पहले उसका अमाउंट डबल होता है और फिर वो डबल होता है ना। तो वो क्या होता है जिससे कैरेक्टर पास होता है, मतलब जैसे हमने बात किया ना, ट्रेट पास हो रहा है, फैक्टर पास हो रहा है, जीन पास हो रहा है, जिसकी वजह से आइडेंटिकल होते हैं, कुछ टॉल का टॉल आ रहा है, डॉफ का डॉफ आ रहा है, या फिर इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो एक चीज थी जो वो डिसाइड कर रही थी, और वो चीज क्या थी, वो चीज थी क्रोमोसोम। क्या थी? क्रोमोसोम। ठीक है। तो वो चीज डिसाइड हो गई कि वो क्या चीज है जो ये कैरेक्टर्स डिसाइड कर रही है, ये जो फैक्टर्स है, ये जीन है, वो कौन है, क्या है, तो वो था क्रोमोसोम, जो कि पास ऑन होता था, और वो हर डिवीजन से पहले ना डिवाइड होता था, पहले डबल होता था और फिर डिवाइड होता था, वो पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है। तो ना देखो क्या होता है, 2 साइंटिस्ट थे, वॉलर सटन एंड थियोडोर बोवर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्रोमोसोम कर क्या रहे हैं। तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। यानी कि भाई ये जो क्रोमोसोम जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, इसका जो बिहेवियर है, इसकी जो कैरेक्टर्स हैं, ये एग्जैक्ट किसके जैसे हैं, जीन के जैसे हैं। ठीक है। विच अब जब अगर ये इसके जैसे हैं, क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के जैसा है, तो उन्होंने वॉलर एंड सटर ने क्या किया, उनको पता पड़ गया कि क्रोमोसोम और जीन का ना बिहेवियर एकदम सेम सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि जो क्रोमोसोम जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा था डिवीजन में, जिस तरीके से उसकी हरकतें थी, तो उन्होंने उसको उसके आइडियाज को लिया और क्या एक्सप्लेन कर दिया, मेंडल्स के जीन को। तो उन्होंने ना क्रोमोसोम और मेंडल का जो जीन था, जो मेंडल ने जीन की डेफिनेशन दी थी, जो भी बताया था, इन दोनों को कंपेयर किया और क्या बताया, देखो, ये क्रोमोसोम का कैरेक्टर और ये जीन का। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, यानी ऐसे 2 प्रेजेंट होते हैं, और जीन भी भाई अकर इन पेयर होते हैं। इन्होंने ना इनके बीच में सिमिलैरिटीज वगैरह कंपेयर की कि दोनों सिमिलर कैसे कैसे हैं। ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम विल सेग्रीगेट, यानी आगे आगे जाएंगे, एट द टाइम ऑफ गैमीट फ्रॉम एट द टाइम ऑफ गैमीट formation such that only one of each pair is
ट्रांसमिटेड टू गैमीट, और यहाँ पे सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली ठीक है बच्चा। तो देखो क्या हुआ ना, क्रोमोसोम के लिए बोला सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। अब जैसे ना देखो, अभी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाने वाली हूँ। अब जैसे अगर ऐसा होगा ना क्रोमोसोम का ये, तो इन्होंने बोला कि एक टाइम पे ना जब गैमीट का फॉर्मेशन बनना होगा, कि मतलब जब आगे डिवाइड करना होगा ना, तो एक इकलौता जो पेयर होता है एज अ पेयर दे विल गेट सेग्रीड। ठीक है, गैमीट जब बनना है तो एक पेयर इधर से आ जाएगा और एक किसी इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये पेयर में सेग्रीगेट हो रहे थे। जो कोई भी गैमेट बनता था ना, तो जब सेग्रीगेशन का टाइम आएगा ना, तो ये पेयर में ट्रांसफर होता है। और यहीं पे जीन क्ले क्या किया था, सेग्रीगेटेड टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इसके अंदर ना मतलब एक पेयर ट्रांसमिट हो रहा है गैमेट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तीसरा, इंडिपेंडेंट पेयर segregate independently of each other. Independent नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। One pair segregate independently of another pair। मतलब यहाँ पे एक जो पेयर है ना, वो दूसरे पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो, ये जो मैंने बताया ना, ये तो चारों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके ना सेग्रीगेट कर रहे हैं। लाइक से कभी ये वाला इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, और ये वाला इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। पर ना जीन्स में क्या हो रहा था, ये वाला पेयर ना सेग्रीगेट होके इंडिपेंडेंटली इससे इंडिपेंडेंट है, ये वाला इस पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसमें ये चारों ही जो है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्रोमोसोम वाला कंसेप्ट समझ आया। और जीन वाला कि फर्स्ट तो दोनों पेयर में होंगे। दूसरा देखो, segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gene। यानी सिर्फ एक पेयर, एक ये वाला पेयर ट्रांसमिट होगा, और जीन में क्या होगा, segregated time of gamete formation and only one of each pair is transmitted to a gene। इसके अंदर भी जो एक पेयर है ना, वही ट्रांसमिट होगा। और इधर ये जो चारों पार्ट है, पोर्शन है, इसमें कभी ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल एक दूसरे से। पर ये हमेशा ये एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो बच्चों।
ठीक है, ये सबको क्लियर है, आगे बढ़े। बताओ, आगे बढ़े। देखो, जो मैंने आपको अभी बताया, देखो, ये मैं जो क्रोमोसोम की बात करी थी ना, अभी आपको इससे और क्लियर होगा। ये देखो, आपको एक ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये देखो, ये ब्लू वाला, अरे यार, ये देखो, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये ऑरेंज, और ये ऑरेंज, ठीक है। रुको रुको अंजलि, करते पहले आप ये समझो, है ना। और यहाँ पे ब्लू वाला, ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला और ब्लू वाला। देखो कलर चेंज अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ताकि वो आप डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना। तो जब जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, जब इसका डिवीजन होना है, ठीक है, अलग अलग ग्रुपिंग करके इनको आगे जाना है, तो देखो क्या हुआ, ये ब्लू वाला से मिलके ये एक आ गया, यहाँ पे ऑरेंज वाले के साथ मिलके आ गया। जैसे मैंने आपको अभी वो बताया था ना, ऐसे करके, अभी याद आया आपको, मैं ऐसे करके बताई थी, है ना। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ फिर, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, ये ब्लू वाला मिल गया ऑरेंज के साथ, और ये देखो, यहाँ पे ब्लू ब्लू आया, यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज आ गया। दूसरा यहाँ पे ऑरेंज वाला ब्लू से मिल गया, तो ऑरेंज और ब्लू आ गया। ये सबको क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये टू पेयर्स हैं, ये देखो क्रॉस है, और ये भी एक क्रॉस है। तो अब यहाँ पे दो है, और यहाँ पे भी दो है, ठीक है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी अलग होंगे ना, मियोसिस टू होगा, अब इनका भी डिवीजन होना है। ये एक पेयर है जो ब्लू में, इसको भी अलग होना है, तो अलग होके ये ऐसे आ जाएगा, और इसका भी मियोसिस टू होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, सेम विथ ऑरेंज वन। इसका डिवीजन हुआ, तो ये हो गया, और ये। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ब्लू और ब्लू है, और यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज है, तो एक ब्लू मिल जाएगा एक ऑरेंज के साथ, और एक ब्लू मिल जाएगा एक ऑरेंज के साथ। अभी कलर डिफरेंशिएशन से आप समझ रहे हैं, देखो, अब यहाँ पे एक ऑरेंज का बैंड एक ब्लू वाले से मिल जाएगा, और दूसरा ऑरेंज वाला दूसरे ब्लू वाले से। ये सबको क्लियर हुआ कि कैसे अलग अलग चार कॉम्बिनेशन बने सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होने से। अभी कलर डिफरेंशिएशन से बच्चों आपको समझ आया, अभी क्लियर हुआ मैंने आपको क्या समझाया। Say yes or no, is it clear to everyone or not? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो अंजलि को चाहिए थी पुरानी वाली स्लाइड, तो अभी देखो, ये अभी आपको समझ आया। देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये अपने पास ऐसे कलर से अच्छे से नहीं हो सकता था ना, इसीलिए। और अभी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन एक बार और करके बता देती हूँ, कलर के साथ, है ना, तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लेट्स से ग्रीन, ग्रीन, और ये ऐसे पेयर है ना। ये देखो, ऐसे पॉसिबिलिटीज है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी टू। तो अब कौन सा साथ में जाएगा, एक ये और रेड, ये तो आ गए भाई अलग, और एक रेड, और ये ग्रीन, ये आ गया अलग, या रेड और रेड आ गए साथ में, और एक ग्रीन और ग्रीन आ गए साथ में। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर आगे इनके कॉम्बिनेशन, जो ये जो चार कॉम्बिनेशन बने हैं कैसे, ये अपन ने लास्ट स्लाइड से पॉसिबिलिटीज देखी। ये देखो, ये समझ आई ना, कि कलर कॉम्बिनेशन अलग कोई किसी के भी साथ जा सकता है, इट इज वेरी इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं है इसको इसी के साथ आना है, इसको इसके साथ। तो कैसे दो पॉसिबिलिटी से चार कॉम्बिनेशन बने, ये सबको क्लियर है। पहले देखो, सेम कलर वाले हो गए, सेम कलर वाले, फिर ना अलग कलर वाले हो गए, ठीक है, ये सबको क्लियर है।
लाइक बेसिकली क्रॉस करवाया है ना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, अब हमने ये सब देख लिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम के बारे में देख लिया, जीन के बारे में देख लिया, डायग्राम्स को भी आपको मैंने दिखा दिया है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल चुका है। तो अब ना ये सब जब चल रहा था तो इसी के एक्सपेरिमेंट का वेरिएशन किया किसने, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, इसी के एक्सपेरिमेंट का ना थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, इस पे थोड़ा वेरिफिकेशन लिया, और क्या आया, उन्होंने थॉमसन, मैं नाम लिखती हूँ, हाँ इसी को, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी अपन ने पढ़ी ना, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, ठीक है। अब ये इसी में ना थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन हुआ है, इस पे थोड़ा सा वेरिएशन किया, थोड़ा सा स्टडी किया, वेरिफिकेशन किया, तो क्या देखा, दो साइंटिस्ट, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, इन्होंने ना रिसर्च किया और क्या दिया, वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, मतलब देखो ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं क्रोमोसोम से, अलग अलग वो आ गए, तो कुछ आपको भी तो दिमाग में आया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो वेरिएशन आ रहे होंगे, तो उसी को कुछ सोच समझ के ना इन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दिमाग लगाया और क्या दिया कि भाई ये सब हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहे होंगे, है ना। तो प्रोड्यूस, तो उसमें ना उन्होंने कैसे पता किया, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया उसको कंफर्म करने के लिए, कि मतलब अपन ने देखो पीछे वो अपन ने जो पढ़ा ये स्लाइड में, इसी को इसके बेसिस पे उसको कंफर्म करने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और किस पे किया, मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसको हमने बोला ड्रोसोफिला मिलन, ये सबको क्लियर है। ड्रोसोफिला पे उन्होंने ना यानी टाइनी फ्रूट फ्लाई ना उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, दे ग्रो दे ग्रो देम ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि इनको तो करवा दिया लेबोरेटरी में, तो इसके साथ साथ ना इनका देखा गया कि इनकी एक तो जो लाइफ साइकिल है, ये इसलिए हेल्पफुल था ना, एक तो कि एक तो इनकी लाइफ साइकिल ना कंप्लीट हो जाती थी 2 वीक में, तो इसलिए एक तो इनको मतलब पिक किया गया, क्योंकि आप किसी भी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पर आपको एक एक साल तक वेट करना पड़ रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का, तो वो तो वर्थ नहीं था। तो ड्रोसोफिला को इसलिए पिक किया गया, एक तो उनकी ना लाइफ साइकिल थी वो छोटी थी, और इसके अंदर ना क्या मेल एंड फीमेल वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट ना होके दिख रहे थे, कि भाई फीमेल का साइज देख के बता सकते थे और फीमेल का साइज देख के बता सकते थे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही थी, ठीक है। और ना हेरिडिटी वेरिएशन दिख रहे थे हर जनरेशन में। अब ना देखो 2 वीक के अंदर ही उनका मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, तो अपन उनके हेरिडिटी चेक कर सकते हैं, मतलब और आगे जाके हर 2 वीक में होगा उनको, उनको ना एक्सपेरिमेंट कर करके उनकी हेरिडिटी पूरी पढ़ ले रहे हैं। तो उन्होंने जब हेरिडिटी वेरिएशन देखा ना, लो माइक्रो मतलब चीज क्या थी कि उस टाइम पे ना लो माइक्रोस्कोप की वो होती थी रिजोल्यूशन पावर, तो वो लो माइक्रोस्कोप से भी ना
वो दिख पा रहा था कि भाई इनकी जो हेरिडिटरी है ना उसमें वेरिएशन आ रहा है। इसीलिए ये कुछ मेजर रीजन थे जिसकी वजह से ना, ये 3 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई ड्रोसोफिला को ही क्यों कलेक्ट किया, जैसे आपने भी सोचा ना कि भाई वहां पे अपन ये सब पढ़ रहे थे, ये जो अपन ने डायग्राम पढ़ा इसको कंफर्म करने के लिए कि इनकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, तो इनको दिमाग लगाया था मॉर्गन और उनके कलीग्स ने कि इसमें ना कुछ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है, सब अलग अलग जा रहे हैं, तो देखो कोई ब्लू के साथ मिल गया, ब्लू मिल गया, और मैंने बोला है कोई किसी के भी साथ मिला दो, कोई किसी के भी साथ मिलाओगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है ना। जैसे आपने प्याज को आलू के साथ मिला दिया, पर आलू को बैगन के साथ भी मिला सकते हैं, तो अलग अलग एक ही चीज को, आलू को प्याज के साथ मिलाओ, आलू को टमाटर के साथ, आलू को बैगन के साथ, एक ही चीज को अलग अलग साथ के साथ मिलाया, ठीक है, और या फिर उसी बैगन को टमाटर के साथ मिला दिया, तो सबको अलग अलग बनाया, तो हर एक अलग सब्जी बन गई। अलग सब्जी मतलब देखो सब्जी 3 ही थी पर अलग अलग मिलाया तो अलग अलग सब्जी बनी, यानी वेरिएशन आ गया है, अलग अलग प्रोडक्ट आ गया है, ये अपन को दिखा। पर अपन ने इसको कंफर्म करने के लिए, दिखी हुई चीज नहीं मानी जाती ना, जैसे दिखा पेड़ से वो क्या नाम है एप्पल गिरा, दिखा तो था उनको न्यूटन को, पर उन्होंने उसके लिए पूरा एक प्रैक्टिकल किया, तो वही थॉमस को दिख तो गया था, उन थॉमस मॉर्गन जो थे उनको दिख गया था, उनके कलीग्स को दिख गया था, पर उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट कंफर्म किया है उन्होंने ये ड्रोसोफिला से। तो ड्रोसोफिला ही क्यों लिया भाई, और कुछ भी ले सकते थे, इंसान ले लेते, कुछ ही कर लेते भाई, पर 100 साल तक थोड़ी वेट करते अपन, जैसे लाइफ साइकिल अपन अभी मानी जाती है 70 to 80 ईयर्स, और 70-80 साल में तो वो खुद खत्म हो जाते, उनको खुद को जिंदा रहते में उनकी काफी जनरेशन पढ़नी थी कि हर जनरेशन में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर वो कोई ऐसी वो ले लेते जिसका लाइफ स्पेन इतना लंबा है, वो तो खुद उतने टाइम में खत्म हो जाते 70-80 साल में, फिर क्या होता। तो उन्होंने ड्रोसोफिला लिया क्योंकि उसका एक तो उस टाइम पे लो माइक्रोस्कोप विजन जो माइक पावर होती है ना, उससे एक तो उनकी जो चेंजेस आ रहे थे, वेरिएशन आ रहे थे ना, जैसे ब्लू कंबाइन हो गया है रेड के साथ, वो दिख पा रहा था कि कौन सी किसके साथ क्रॉसिंग हो रही है, वो क्लियरली विजिबल था। दूसरा कि भाई 2 वीक में कंप्लीट हो जा रहा है, तो दूसरी जनरेशन आ गई, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन के बाद, क्योंकि वेरिएशन ना जनरेशन में दिखते हैं, वेरिएशन इंसानों में नहीं दिखते। अब आगे वाले आने वाली आपकी जो जनरेशन होगी, तो आपकी जो जनरेशन है और आपके मम्मी पापा, ठीक है, तो आप देखो ना आपके जो आने वाली जो जनरेशन है और आपके मम्मी पापा, आप कभी बोल सकते हो, कुछ कुछ बोल सकेंगे अरे इनमें तो बहुत सिमिलैरिटीज है, और कोई बोलेगा यार ये तो बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। तो ऐसे जनरेशन देखनी पड़ती है किसी को कंपेयर करने के लिए, वेरिएशन देखने के लिए, अकेले से मैं थोड़ी बोल दूंगी कि हाँ मैं अलग हूं या डिफरेंट हूँ, ठीक है। राइट राइट सूर्या, टॉर्टोइज पे रिसर्च इंसान कैसे करेगा, वो 200 साल जी रहा है, इतने में इंसान 4 बार निपट जाता है अपनी जिंदगी में, 4 बार खत्म, वो 4 जन्म निकाल लेता है वो, है ना बच्चा। ये सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है ना बच्चा। तो देखो अब ना आज अपन ने जो पढ़ा ना एक बार वो देख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना पर्सनली बहुत ज्यादा दिक्कत आता है इस वाले में पोर्शन में, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ना मुझे लगता है कि हर किसी को क्लियर हो जाता है कि भाई 4 चीजें हैं, ये देखो 4 कैरेक्टर्स दे दिए, अब ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है ना, और ये जो वाई है ये इसके साथ भी आ सकता है, और ये वाई इसके साथ भी आ सकता है। तो हर किसी की अपनी अपनी ना प्रोबेबिलिटी है, कोई किसी के भी साथ जाएगा, जिसकी मर्जी जिसके साथ जाओ, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। बस ये 4 कैरेक्टर, जैसे अपन ने डाई हाइब्रिड की बात की है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भाई 4 ही कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, 4 कॉम्बिनेशन विल बी देयर। तो 100 से इक्वली डिवाइड करने के लिए 4 कॉम्बिनेशन, 25, 25, 25 और 25, है ना। ये सबको क्लियर है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बहुत ईजी था।
ठीक है। मुझे लगता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ना बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती, बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो अभी समझ लो। मैं इसी टॉपिक के आगे ना नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करूंगी, क्योंकि याद ना आपको ही रहने नहीं वाला। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ना देखो, मेंडल ने वर्क कर दिया था 1865 में, पर क्या किया कि उसका वर्क आ ही नहीं पा रहा था सामने, रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, लोग उसके काम को समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई इंसान ये कर क्या रहा है, उनके दिमाग से परे हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका वर्क ना, चार मेन रीजन थे जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। क्यों? कम्युनिकेशन इजी नहीं थी। अगर मैं आपको जो बोल रही हूँ वो ये आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप तो, मैं भले कुछ कैसे ही पढ़ा लूं, मैं डॉक्टर हूँ या क्या, उससे मतलब नहीं पड़ता। अगर मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा ना, कम्युनिकेशन नहीं है, तो बेकार है सब कुछ। दूसरी चीज ये थी, हाँ, राइट राइट जूविया, मुझे पता है बच्चों आपको क्या समझ नहीं आता, मतलब बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन रहता है ना, मैं तभी उन्हीं चीजों पे ज्यादा काम करती हूँ। जैसे लाइक आप बच्चे बोलते हैं मैम आप ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो बच्चे, तो मुझे पता है ना आने कितना वाला है, और मेरा एम है कि आप बच्चों को वो चीज क्लियर हो। अपन ना क्वालिटी में बिलीव करेंगे, क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, कि मैं आपको एक ही लेक्चर में ना 50 चीजें एक बार लिख के चली जाऊं, तो मेरा तो क्या काम होगा कि भाई देखो रिकॉर्डिंग लेक्चर हो रहा है, मेरे नोट्स इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ चुकी है, इतना सारा कंटेंट आ चुका है। टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा हो गया, पर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इतना सारा कंटेंट है, आने इसमें से क्या वाला है, उसमें से बच्चों को थोड़ा सा याद रहने वाला है, उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इतना सारा हो गया। पर मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ना आपको सिर्फ थोड़ा सा, मतलब जितना आ सकता है ना उतना ही पढ़ाऊंगी, और उसी को बार बार रिवाइज कराऊंगी, ताकि ना आपको जो कंफ्यूजन है ना वो ना रहे। है ना बच्चा? है ना? तो अपन वही करते हैं, मतलब इतना सारा कंटेंट नहीं लेते। अब मेरे को पता है वो 95 पोर्शन अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो बच्चा आप इतना सारा, मेरे पास पता है आकाश के पैकेजेस पढ़े हैं, एलन के पढ़े हैं, लाइक यू नो, मैं से पहले वेदांतु में मास्टर टीचर थी, मैंने वेदांतु में पढ़ाया है, मैंने वहां पे भी क्लास टीचर थी, मैंने वेदांतु में भी काम किया है। तो ना मुझे पता है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आता है, कहाँ उनकी क्वेरी है, और उनको इतना सारा पढ़ा दूं। आप उनको इतना सारा पढ़ा रहे हो ना, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता उनके लिए। मैं भी चाहूँ ना आपको सब कुछ, मैं आपको पूरी दुनिया की नॉलेज दे सकती हूँ, पर मुझे पता है आपको उसमें से इतना सारा, अगर मैंने आपको कंटेंट दे दिया है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद रहने वाला है। पर अगर मैंने आपको कंटेंट सिर्फ इतना ही दिया है, तो आप इतना एज इट इज याद रखोगे, और इनमें यही एज इट इज जो कंटेंट है ना, आप लिख भी दोगे। पर इसमें से ना आप कंफ्यूज इसमें होते रहोगे, इसमें होते रहोगे, इसमें होते रहोगे। हाँ बच्चा। हाँ यश। ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए ना अपन क्वालिटी पे ज्यादा वर्क करते हैं, और मुझे पता है कंफ्यूजन का आने वाला है, तो इसलिए ना मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस देती हूँ। कभी कभार आप देखते होगे मैं किसी चीज का ना हल्का सा कोई पॉइंट होता है उसको बार बार नहीं बताती, पर एक चीज है उसको मैं 4 बार बताती हूँ, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। जेनेटिक्स में वो आपको कोई चीज दिक्कत देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब ना देखो, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं था, तो उसकी वजह से मेंडल क्या बोला वो समझ नहीं पड़ पाया। दूसरी चीज ये थी कि जो कंसेप्ट था जीन का ना, कि वो स्टेबल है और एज इट इज पास हो रहा है, तो वो तो हमें भी समझ नहीं आया। आपने भी शुरू में सोचा होगा ना कि क्या फैक्टर पास हो रहा है, क्या जीन पास हो रहा है, वही उस वक्त लोगों ने सोचा था। और फिर ये पास हो रहा है तो क्या भाई टॉल टॉल ही क्यों रह रहा है, डाफ डॉफ ही क्यों रह रहा है, बीच के क्यों नहीं आ रही कोई हाइट। तो वही ना, कि वो ब्लेंडिंग के बारे में नहीं बता पाया था, कि भाई रेड और व्हाइट मिलके पिंक क्यों बना रहे हैं, तो वही चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए किसी को उनकी बात समझ नहीं पड़ी थी। दूसरी कि भाई बायो में मैथ्स कौन देता है, अपन भी सोचते हैं ना, तो भाई ये मैथ्स वाली चीज हमें समझ नहीं आ रही इसलिए तो हमने बायो ली है, और आप तो बायो में मैथ्स डाल दे रहे हो, तो इसलिए आपकी थ्योरी बकवास है। ठीक है, हमें तो नहीं समझ आ रही, ये लोगों का मानना था। चौथी चीज ये है कि भाई जो जीन जिसको फैक्टर बोलते हैं, है ना, तो वो किससे बने हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, आप किसी से भी कुछ भी बना दे रहे हो। ये मेंडल ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी थी ना, इसलिए उनका वर्क ना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था। ठीक है। तो अब जो चीज है ना, अ, उससे क्या हुआ, ये सब जब हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस उठ गए, तब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। भाई जैसा मैंने बोला कि क्या पास ऑन हो रहा है, किसकी वजह से, फैक्टर जो है उसमें क्या है, ऐसा ऐसा क्या है कि भाई वो डिसाइड हो जा रहा है कैरेक्टर, कि वो टॉल होगा, डार्फ होगा, पिंक होगा, क्या? वो था क्रोमोसोम, जो ये सब डिसाइड कर लेता था। और वो क्रोमोसोम कैसे, कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियस में। तो अब कोई भी, लेट्स से मियोसिस
हो रहा है, यानी डिवीजन हो रहा है। तो एक ये डॉटर सेल बना, एक ये डॉटर सेल बना। तो जब ये डिवीजन होने वाला है ना, उससे पहले क्या होता था, क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ता था। जैसे अपन ना सेल साइकिल पढ़ेंगे 11th क्लास की, या आपने पढ़ रखा होगा, पर मैं भी वापस आपको पढ़ाऊंगी ना। तो सेल साइकिल में क्या होता है, अलग आती है, मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, यानी पहले सेल का उसका अमाउंट भी डबल होता है, फिर वो डिवाइड होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है, कैरियोकाइनोसिस होता है। तो वही क्या हुआ ना, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि क्रोमोसोम था, डबल होता था, फिर ये डिवाइड होता था और एक एक गैमेट के पास जाता था। ठीक है, उसी वक्त, ठीक है, सटन और बोवर ये देख रहे थे कि क्रोमोसोम आ चुका है, पर ये क्रोमोसोम, ये तो जीन जैसा दिख रहा है, इसका काम एकदम जीन जैसा है, सेम टू सेम हो गया भाई। ऐसा फिर इनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना इसी के क्रोमोसोम जिस तरीके से जा रहा था अपने गैमेट्स में, नेक्स्ट जनरेशन में, डॉटर सेल में, तो उन्होंने मेंडल की थ्योरी में से कुछ कुछ चीजें उठा ली और अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने ना इनके बीच में ना वो दे दिया। तो उन्होंने पहले क्या बोला, देखो भाई, क्रोमोसोम भी पेयर में हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो, बिल्कुल शक की बात नहीं है। देखो, ये रहा हमारा क्रोमोसोम पेयर में, ये देखो, एक ये पेयर में है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है। तो भाई, क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेयर में और जीन भी प्रेजेंट है पेयर में, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों में सिमिलैरिटीज है। दूसरा, कि जब गैमीट फॉर्मेशन यानी मियोसिस हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त ना एक पेयर जाएगा जीन के पास, वो सॉरी गैमीट के पास, और दूसरा पेयर भी जाएगा जीन के गैमीट के पास। ठीक है, उसी तरह जीन में भी यही हो रहा है कि जब गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनना है, डॉटर सेल बनना है, तो सिर्फ एक पेयर, देखो ये वाला, जैसे 1 2 3 4, ये जाएगा डॉटर सेल में, क्रोमोसोम में। ठीक है, ये जाएगा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये जाएगा, फिर इसी को हमने आगे करा था, तो ये इसका कॉम्बिनेशन जा सकता है, ये और इसका कॉम्बिनेशन जा सकता है। यही देखो, क्रोमोसोम का ये आगे, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है कि ये ब्लू वाला ऑरेंज के साथ भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्लू वाला ब्लू वाले के साथ भी जा सकता है। ये अभी क्लियर हुआ। यही अगर जीन की बात हो जाती तो ये हो रहा था। ये सबको क्लियर है? independent pair segregate independently of each other। independent pair, ये पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दूसरे पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, देखो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ईच अदर, और यहाँ पे अनदर पेयर। यहाँ पे जो पेयर है ना आपस में, वो खुद एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पे एक पेयर दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, पर यहाँ पे वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ये ईच अदर आपस में भी इंडिपेंडेंट हो गए, यानी मतलब इसका थोड़ा और डिफ्रेंशिएट अगर अपन करें, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पे ये इसी के इंडिपेंडेंट हो गया भाई, और ये भी इसके इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे ईच अदर और अनदर पेयर में समझ आया, बहुत कंफ्यूजन होता है ये ईच अदर और अनदर पेयर में बच्चों को, कि डिफरेंस, ये क्रोमोसोम और जीन एकदम से सेम सेम दिख रहा है, पर ये ईच अदर और अनदर पेयर में डिफरेंस आ कहाँ पे रहा है। तो अभी समझ आया? समझ आया ना? तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एंड तक ना याद ही नहीं हो पाता है क्रोमोसोम और जीन वाला कंसेप्ट, कि भाई ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, दोनों तो सेग्रीगेट कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, पर मैम कैसे कर रहे हैं, ये आज तक याद नहीं हो पाया। तो अभी याद हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर से इंडिपेंडेंट हो जाना, और पूरे एक पेयर से, मतलब एक पूरा पेयर है पर वो खुद से भी ईच अदर, दूसरे अपने वाले पेयर से इंडिपेंडेंट होना, और पूरे एक दूसरे, ये अपने घर में मम्मी पापा एक दूसरे, अपन अपने घर में 4 जन है, मम्मी पापा, 2 भाई, एक भाई और एक बहन, अपन चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना? और हम अपन मम्मी पापा भाई बहन, ये पड़ोस वाले मम्मी पापा और भाई बहन से अलग है। ये समझ आया ना?
एक दूसरे की ईच अदर हो जाना और एक एक पेयर से अनदर पेयर के इंडिपेंडेंट हो जाना। क्लियर है? ठीक है बच्चा। ठीक है, ठीक है। हाँ भूमि, एक्चुअली वही ना देखो, नोट्स वाला क्राइटेरिया तो क्या है, नोट्स और रिकॉर्डिंग का ना, देखो मैं नोट्स आपके सामने बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं कर देती हूँ, पर बैकएंड का टीम का काम होता है रिकॉर्डिंग का, और मेरा काम होता है उनको अपलोड करने का। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वाला आई थिंक प्रोसेस 1-2 दिन में, मतलब वो काफी सही कर रहा है, मतलब सब धीरे धीरे सही हो रहा है। और ये वाला जो स्लाइड वाला पार्ट है ना, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ना पूरा कंबाइन करके आपको भेजूंगी। पूरा कंबाइन अभी आपको मैं भेज दूंगी, फिर आपको आधा पार्ट अलग से, फिर आपको आधा पार्ट अलग से। तो मैं ये पूरा पार्ट ना विद डायग्राम्स विद क्वेश्चंस, ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको देखा होगा, मैंने आपको बताया कि अपन ने जेनेटिक्स से क्वेश्चंस करना शुरू किए है ना। जेनेटिक्स में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू किया, तो आपको मैं क्वेश्चंस भी कुछ अलग से भेजूंगी। जो मैंने करवा दिए हैं वो तो इसमें स्लाइड में ही होगा, पर जो क्वेश्चंस नहीं करवाया वो भी मैं अलग से भेजूंगी। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सको। हाँ हाँ हाँ, वही वही भूमि, वही एग्जैक्टली exactly। तो वही मैं देखती हूँ एक बार, मैं क्योंकि क्वेश्चंस भी बना रही हूँ कुछ कुछ आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये वाला आई थिंक आज का पूरा सेशन सबको क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सबको सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ना वही कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, तो ये सब देखा। तो मॉर्गन और उसके कलीग्स ने क्या देखा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसके अंदर से वेरिएशन आ रहा है, मतलब एक चीज, बैगन आलू, आलू मिल रहा है, बैगन टमाटर मिल गया, और आलू और टमाटर मिल गया। तो जो जो भी मिल गया ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ना वेरिएशन आ गए। तो वेरिएशन को पढ़ने के लिए ना हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना है, और हमारे जिंदा रहते हुए ही करना है। हमारी पुश्ते नहीं करेगी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनका दिमाग हमारे जैसा नहीं होगा। तो मुझे करना है, तो मुझे ऐसा करना है कि मेरे जिंदा रहते 70 साल के अंदर ना, मैं इतने उसके वेरिएशन देख लूं, इतने वेरिएशन देख लूं कि मुझे क्लियर हो जाए, और एक मैं रिजल्ट दे दूं। क्योंकि एक इंसान के ऊपर अपन रिसर्च करके कोई रिजल्ट नहीं दे सकते, हर कोई इंसान अलग है, हर इंसान हर ऑर्गेनिज्म अलग है। इसलिए हमने यहाँ पे ड्रोसोफिला को लिया था। मॉर्गन ने ड्रोसो मॉर्गन और उनके जो कलीग थे, इसलिए उन्होंने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन को एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को लिया था। ये सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन आज वाले लेक्चर में? थोड़ा सा हार्ड था, पर मैंने इसलिए इसको इस पर ज्यादा टाइम दिया कि भाई आपको क्लियर हो जाए। क्रोमोसोम जीन वाले कंसेप्ट बच्चों को बिल्कुल एंड तक क्लियर नहीं हो पाता है, वो कंफ्यूजन रह जाता है। अब मैं वही करती ना, आपको बस एक बार पढ़ा देती कि देखो ये लिखा है क्रोमोसोम, ये लिखा है जीन, इसका तो आप सुन लो। और अब मैं आपको 10 कंसेप्ट और दे देती साथ ही साथ में, तो वो 2 कंसेप्ट तो गए तेल लेने। एग्जाम में क्रोमोसोमल और जीन वाला कंसेप्ट तो आपके आ ही रहा है, वो भी आपको समझ नहीं आने वाला था। जो कि ना सारे मोस्टली टीचर्स करते हैं, ये आपको भी पता है कि ना एक एक बार करता है, कोई टीचर आपको एक ही क्लास में ना बैठ के रिवाइज वगैरह नहीं करवाता है ना बच्चा। तो वही अपन यहाँ पे ना थोड़ा क्वालिटी वगैरह पे काम करेंगे, कि हमारे बच्चों से कोई पूछ लेना बेटा ये बता दो जीन और अलील में डिफरेंस, मुझे नहीं लगता किसी और के बच्चे बता सकते हैं जीन और अलील में डिफरेंस, क्रोमोसोम और जीन में डिफरेंस इतना। और ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ऐसा नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी से बाहर से कुछ उठाया हो। आप देखो ये एज इट इज एनसीईआरटी से है, पर आप खुद देखो एनसीईआरटी वाली चीजें भी ना अब आपको क्लियर हो रही होगी। एनसीईआरटी वाली जो बेसिक चीज है, अपन इतना बाहर चले जाते हैं कि एनसीईआरटी वाली जो चीज है ना वही समझ नहीं आ पाती अपन को, है ना। हाँ वही वही वही। तो इसीलिए ठीक है बच्चों, सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है, करना है, किसी को कोई भी कंप्लेन, किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत, कुछ बताना पूछना हो? सबका सब बढ़िया चल रहा है ना सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी किसी को राइटिंग वगैरह में भी दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ राइट सुमन, राइटिंग वगैरह में किसी को दिक्कत नहीं है ना? वही एक्चुअली बच्चों वही चीज है ना, मेरे को वही फीडबैक मिला था। अरे नहीं प्रिया, अरे फीडबैक में हुआ कि भाई मैम का समझ नहीं आ रहा। मैं वही ऐसे, मैं मेरे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं। अरे यश यार, यश क्यों, तो भाई रुक जा यश, तू रुक जा। हाँ बताओ क्या कंप्लेन है? अरे नहीं, वही फीडबैक जैसे फॉर्म आप लोगों को बच्चों को भरने के लिए दिया जाता है ना, तो वो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे ना हम, मैं जैसे आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो वह बच्चे बोल, अगर इनकेस कोई बोल दे कि नहीं हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है अच्छे से, पता नहीं क्या ही बोलते हैं, तो वही लगता है यार फिर हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं इतनी। तो वो कुछ बच्चों ने फीडबैक में ऐसे बोला करा कि, तो भाई ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों फीडबैक वगैरह जो है ना, वो थोड़ा आप ठीक से करा करो। ठीक है, इट मस्ट बी ऑनेस्ट, राइट।
यश की कंप्लेन है कि मैम कोई कंप्लेन ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बच्चा, अगर कुछ भी हो ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, हाथों हाथ, मैंने आपको पहली क्लास में सबसे पहले ये बोला था, कम डाउट है, हाथों हाथ अपन सॉल्व करेंगे, बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, जो है हाथों हाथ डिस्कस करेंगे, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही लेम क्वेश्चन हो। और आपने देखा होगा, आप किसी का, एक बच्चे का भी अगर क्वेरी रह जाता होगा ना, मैं भले 2 मिनट लेती हूँ, यानी क्योंकि ना अपन लिख भी रही होती हूँ, पढ़ा भी रही होती हूँ, सब कुछ साथ में होता है, चैट भी पढ़ने का होता है, तो ना 1 मिनट लग जाता है। बट आपका क्वेरी और जो डाउट है वो मैं सॉल्व करके ही ना खत्म करती हूँ, और मैं पढ़ाते ही क्लास खत्म नहीं कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ कि किसी को कुछ बाद में याद आ रहा हो, किसी बच्चे को उस वक्त नहीं पूछना हुआ हो, बाद में पूछ ले, तो जब तक सब बच्चे बाय नहीं बोल देते, तो तब तक मैं क्लास खत्म भी नहीं करती हूँ। राइट, वही वही बच्चा ना। ओ थैंक यू सुमन, थैंक यू बच्चा। ठीक है, तो अभी सबको सब कुछ क्लियर है। हाँ वही वही, थैंक यू प्रिया, थैंक यू। ठीक है बच्चा, सबको सब क्लियर है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज और, कि आपका जैसे टाइमिंग का इशू था। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जो बच्चा आपका टाइमिंग का इशू था ना, उसी के बेसिस पे ही आपकी क्लास शिफ्ट की गई है। ये जो 5 बजे का, जैसे आपका आज लेक्चर 5 बजे होना था, है ना, तो ये इसलिए 5:30 बजे शिफ्ट किया, क्योंकि उनसे बात की थी मैंने, तो उन्होंने वही बोला कि आधा आधा घंटे शिफ्ट कर देते हैं, तो बच्चों को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब आपकी जो सारी क्लासेस जो भी टाइम पे स्केड्यूल थी, लाइक जो 6:30 बजे स्केड्यूल थी, तो वो आपकी शिफ्ट हो गई है, क्या नाम है, 7 बजे। अगर आपकी 5 बजे वाली थी, तो वो 5:30 बजे स्केड्यूल कर दी गई, मतलब आधा आधा घंटे उसको आगे बढ़ा दिया गया है। जो भी आज नहीं करेंगे, पर नेक्स्ट वाले में करेंगे, क्योंकि आज वाले में जो क्वेश्चंस है ना, वो अगर मैं ऐसे बनते नहीं है। आज जो प्रोबेबिलिटीज थी वो मैंने आपको बता दी, पर अपन ना क्या करते हैं, जहां पे जो बन रहे होते हैं अपन वहां पे बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। तो टाइमिंग वाला इशू इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको लोगों को हम डिसाइड किया, थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, किसी और को फिर कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय। अरे थैंक यू समी, थैंक यू सो मच बच्चा। बाय बाय बाय। अच्छा, यश पूछे जीनोम क्या होता है बच्चा। क्रोमोसोम का जो सेट होता है ना, उसको हम ना जीनोम बोलते हैं, मतलब अ कंप्लीट सेट। कोई जीन, अगर कोई जीन है, उसका जो पूरा सेट होता है, जीन के सेट को ना हम जीनोम बोलते हैं। लाइक अलील के पेयर को हमने क्या बोल दिया, जीन। जीन के सेट को हम क्या बोल देंगे, जीनोम। समझ आया बच्चा। चलो, चलो ठीक है बच्चा, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। ऑटोनॉमस मतलब बच्चा इंडिपेंडेंट, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है ना। जैसे कि अपन एग्जांपल अगर लें, तो मैं आपको बताऊं ऑटोनॉमस फीचर क्या, कि लाइक से मैं डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव का अपन ने एग्जांपल लिया था, तो मैं डोमिनेंट हूँ, मैं तो आप पे डिपेंड कर ही नहीं रही हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं जो चाहूंगी वो होगा। तो ये वाला जो फीचर है, जो किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है, वो होता है ऑटोनॉमस फीचर। ठीक है, क्लियर सबको। चलें, ठीक है, क्लास एंड करें। बाय 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 बाय।